ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए अब रुक कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों का, और जहां आपको बता दें कि अब छत्तीसगढ़ सरकार 21 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से धान खरीदी करेगी। इसे लेकर खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने बुधवार रात आदेश जारी कर दिया है। धान खरीदी का आदेश 1 नवंबर 2023 से ही मान्य हो गया है। जो किसान पुराने नियम के हिसाब से धान बेच चुके हैं, अब वो भी निर्धारित पात्रता में बेच सकेंगे। इधर छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सदन में राज्यपाल का अभिभाषण हुआ। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में नई सरकार की योजना का जिक्र करते हुए कहा है कि मेरी सरकार गुड गवर्नेंस को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। अभिभाषण के बीच में विपक्ष ने टोका टाकी की, तो वहीं अभिभाषण अंग्रेजी में होने पर सवाल भी उठाए गए। राज्यपाल विश्व भूषण हरिचंदन ने आज सदन के सदस्यों को संबोधित किया। टोका टोकी के बीच करीब 10 मिनट तक राज्यपाल का संबोधन हुआ। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा कि आज के दौर में ये जरूरी है कि पक्ष और विपक्ष आपसी समन्वय के साथ मिलकर प्रदेश की बेहतरी के लिए काम करें और लोकतंत्र के लिए आदर्श प्रस्तुत करें, ताकि लोगों के बीच विधायिका का विश्वास बढ़े। राज्यपाल ने कहा कि मेरी सरकार चुनाव के दौरान किए गए विभिन्न वादों को पूरा करने की दिशा में समुचित कदम उठाएगी। राज्यपाल ने अभिभाषण में राज्य सरकार की योजनाओं का भी उल्लेख किया। राज्यपाल महोदय, वैसे ही सदन में अंग्रेजी समझने वाले बहुत कम लोग हैं और आप भी तकलीफ उठा रहे हैं, तो पढ़ा हुआ मान लिया जाए और हम लोग of the prosperity and well-being for all regions, people of the state, working towards the upliftment of the standard of living with peace and goodwill, ensuring the constitutional rights for all, and establishing the state as the leading entity in the country are goals set before my government. उधर विपक्ष ने राज्यपाल के अभिभाषण को नीरस बताया। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी सरकार अभी से दिशाहीन दिख रही है। अनुपूरक बजट में किसी भी प्रकार का जिक्र नहीं है। राज्यपाल के अभिभाषण में ऐसी कोई बात नहीं है जिसको उल्लेख किया जाए। किस प्रकार से काम करेंगे, कैसे होगा, क्या होगा, इसमें कोई बातें नहीं है। तो एकदम नीरस भाषण राज्य सरकार ने राज्यपाल महोदय से भाषण कराया। सरकार जिन मुद्दों को लेकर आम जनता के बीच में गए और उससे वो सरकार बनाए, जिसमें सप्लीमेंट्री बजट में ऐसा इसका कोई उल्लेख दिखाई नहीं पड़ता। वहीं राज्यपाल के अभिभाषण को विपक्ष द्वारा नीरस बताए जाने पर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने पलटवार किया है। बृजमोहन ने कहा कि जनता ने उन्हें निरस्त कर दिया है, इसलिए उन्हें सब नीरस नजर आ रहा है। जनता ने उनको नीरस कर दिया है, अब उनको इसलिए सब चीजें नीरस दिख रही हैं। पहली बार माननीय राज्यपाल जी ने अपने बजट भाषण में जो सरकार का सोच है, सरकार ने जो वादे किए हैं, उन्होंने पीएससी के बारे में कि उसकी जांच होगी, साथ में उन्होंने छत्तीसगढ़ के महिलाओं, किसानों, नौजवानों, वनवासियों, आदिवासियों और पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति वर्ग सबको साथ में लेकर चलने की बात कही है। सदन में राज्यपाल ने अपना अभिभाषण अंग्रेजी में दिया। इसे लेकर विपक्ष ने ऐतराज जताया। साथ ही विपक्ष ने किसान द्वारा आत्महत्या किए जाने का मामला भी उठाया। जिस तरह से आज अभिभाषण के बीच ही विपक्ष ने टोका टाकी की, इससे यह तय है कि जब सदन में अभिभाषण पर चर्चा होगी तो विपक्ष शांत नहीं बैठने वाला। स्वप्निल गौरखेड़े,
INS 24/7 रायपुर। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सीएम विष्णुदेव साय सदन के पटल पर अनुपूरक बजट पेश करते हुए नजर आए और विधानसभा अध्यक्ष ने अनुपूरक बजट स्वीकार करते हुए चर्चा के लिए आज का समय निर्धारित किया है। आपको बता दें कि 2023-24 के लिए द्वितीय अनुपूरक बजट में किन किन योजनाओं के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है, इस पर भी देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने कार्यकाल का प्रथम अनुपूरक बजट का प्रस्ताव आज सदन के पटल पर रखा। कुल अनुपूरक बजट 12,992 करोड़ 70,98,800 रुपए का है। अनुपूरक बजट में पीएम आवास के लिए 3,799 करोड़ का प्रावधान, धान पर बोनस के लिए 3,800 करोड़ का प्रावधान, महतारी वंदन योजना के लिए 1,200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही धान पर 3,100 रुपए समर्थन मूल्य देने के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है। अनुपूरक बजट के प्रस्ताव पर विधानसभा अध्यक्ष ने चर्चा के लिए कल का समय निर्धारित किया है। अनुपूरक बजट पर बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि सरकार को बने 15 दिन भी नहीं हुआ है, तब राज्यपाल का इतनी बड़ी उद्घोषणा सरकार के काम को प्रदर्शित करती है। आज जो बजट सामने आया है उसमें सभी योजनाओं के लिए राशि रखी गई है। यह पहली सरकार है जो बनते ही मोदी की गारंटी को पूरा कर रही है। आज जो बजट आया है उस बजट में जो मोदी जी की गारंटी है, मातृ वंदन योजना के लिए पैसा रखा गया है, प्रधानमंत्री आवास के लिए पैसा रखा गया है, धान के लिए जो धान 21 क्विंटल 3,100 रुपए में खरीदने की बात है उसके लिए पैसा रखा गया है। मुझे लगता है ये तो पहली सरकार है जो बनते ही साथ जो मोदी जी की गारंटी जो वादे किए हैं और उनके लिए जब मुख्य बजट आएगा तो आप देखिएगा कांग्रेस के लोग तो जमीन पर लौटने लगेंगे कि ऐसी कौन सी सरकार आ गई जो अपने वादों को पहले दिन से पूरा कर रही है। अनुपूरक बजट को लेकर कांग्रेस ने कहा कि अनुपूरक बजट में भी कोई नई चीज नहीं दिखाई दे रही है। भाजपा जिन वादों को लेकर जनता के बीच गई, सरकार बनने के बाद वह कदम दिखाई नहीं दे रहा है। 4 पेज का भाषण तैयार किया है, जबकि राज्यपाल का अभिभाषण सरकार का आईना होता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अनुपूरक बजट प्रस्तुत हुआ और इसमें खासकर 18 लाख आवास की बात करते हैं, लेकिन वो राशि दिखाई पड़ नहीं रही है, क्योंकि पिछले समय जो 7.5 लाख आवास की पहली किस्त हम लोगों ने दिया था, 17-18 करोड़ रुपया, वही उसी राशि का उल्लेख है। इसका मतलब ये है कि या तो वो नए लोगों को देंगे या फिर वो जो पहले किस्त मिल चुका है उन्हीं को दूसरा किस्त देंगे। बजट भी बिल्कुल इसमें कोई नई चीज दिखाई नहीं दे रही। जो सरकार जिन मुद्दों को लेकर आम जनता के बीच में गए और उससे वो सरकार बनाए, जिसमें सप्लीमेंट्री बजट में ऐसा इसका कोई उल्लेख दिखाई नहीं पड़ता। विपक्ष अनुपूरक बजट और राज्यपाल के अभिभाषण को शून्य बता रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि सरकार बनने के बाद ही मोदी की गारंटियों को पूरा करने पर कदम बढ़ा दिए गए हैं। आने वाले बजट को देखकर कांग्रेस के लोग जमीन पर लौटने लगेंगे और कहेंगे ऐसी कौन सी सरकार आ गई जो अपने वादों को पहले से पूरे करने लगी। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि आगामी दिनों में मोदी की गारंटी कितनी पूरी हो पाती है। स्वप्निल गौरखेड़े, INS 24/7 रायपुर। 2024 के आम चुनाव के पहले कांग्रेस सभी राज्यों में गठबंधन को मजबूत करने के प्रयासों में जुटी हुई है। इसी बीच छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को एक नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। क्या है इसके मायने और क्या होगी भूपेश बघेल की नई भूमिका, देखिए इस रिपोर्ट में। साल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस इंडिया गठबंधन के माध्यम से सभी दलों को साधने के प्रयास में जुटी है। इसके लिए सभी राज्यों में सीटों के बंटवारे से लेकर संयुक्त रैली की दिशा में भी रणनीति तैयार की जा रही है। इसी क्रम में कांग्रेस ने नेशनल अलायंस कमेटी का गठन कर वरिष्ठ नेताओं को अहम जिम्मेदारी सौंपी है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, अशोक गहलोत के साथ ही मोहन प्रकाश, सलमान खुर्शीद और मुकुल वासनिक भी कमेटी में शामिल किए गए हैं। मुकुल वासनिक इस कमेटी के कन्वीनर बनाए गए हैं। इस कमेटी के माध्यम से जहां कांग्रेस ने गठबंधन के प्रति अपनी गंभीरता को प्रदर्शित किया है, तो वहीं भूपेश बघेल
और अशोक गहलोत जैसे नेताओं की राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी भूमिका के संकेत भी दिए हैं। छत्तीसगढ़ में हार के बाद भूपेश बघेल को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने की चर्चा थी, लेकिन उन्होंने कोई भी पद लेने से इनकार कर दिया। ऐसे में उन्हें नेशनल अलायंस कमेटी का सदस्य बनाया जाना ये बता रहा है कि पार्टी राष्ट्रीय राजनीति में उनकी बड़ी भूमिका देख रही है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने इसके लिए आला कमान के प्रति आभार भी जताया। एक बड़ी जिम्मेदारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष खड़गे साहब और आदरणीय राहुल जी ने दी है, जिसमें माननीय अशोक गहलोत जी और मुकुल वासनिक जी और साथ ही 2 और सदस्य इसमें हैं। उसमें मुझे भी रखा गया है। तो एक बड़ी जिम्मेदारी राष्ट्रीय स्तर पर हाईकमान ने दी है, मैं उसके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। 3 राज्यों में करारी हार के बाद साल 2024 के महामुकाबले में जीत कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। यही वजह है कि पार्टी ने न सिर्फ राज्यों में खुद को मजबूत करने की जुगत शुरू कर दी है, बल्कि गठबंधन दलों को साधने पर भी पार्टी का फोकस है। नेशनल अलायंस कमेटी का गठन भी इसी दिशा में संकेत दे रहा है। गौरव शर्मा, INS 24/7, रायपुर। इधर वरिष्ठ आदिवासी नेता नंदकुमार साय ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। इसी साल नंदकुमार साय ने बीजेपी से इस्तीफा देकर कांग्रेस ज्वाइन की थी। अब उन्होंने कांग्रेस का भी साथ छोड़ दिया है। कांग्रेस सरकार में नंदकुमार साय को छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया था। छत्तीसगढ़ के आदिवासी नेता नंदकुमार साय ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। साय के इस्तीफे पर पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने कहा है कि ये सब बीजेपी की प्लानिंग का ही हिस्सा है। प्लानिंग के तहत हमारी रणनीति के बारे में जानकारी लेने के लिए नंदकुमार साय कांग्रेस में आए थे। चुनाव खत्म होते ही अब वापस चले गए हैं। अमरजीत भगत से बातचीत की हमारे संवाददाता ने। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार के बाद लगातार कई नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं या पार्टी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। ताजा नाम नंदकुमार साय का है, जिन्होंने 1 मई को कांग्रेस में प्रवेश किया था और आज उन्होंने पार्टी छोड़ दी। ये ऐसी स्थिति निर्मित क्यों हो रही है, जानने के लिए हमारे साथ पूर्व मंत्री अमरजीत भगत जी, उनसे ही जानते हैं ये ऐसी स्थिति हो क्यों रही, खासतौर पर नंदकुमार साय जिसे बड़े आदिवासी नेता के तौर पर कांग्रेस में लाया गया और आज उन्होंने अलविदा कह दिया, क्या समझते हैं? माननीय नंदकुमार साय जी कांग्रेस के ही नहीं बल्कि आदिवासी समाज के वरिष्ठ नेता रहे, जो चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस में आए थे। कई मौके पर उन्होंने राजनीतिक दायरे से ऊपर उठ करके आदिवासी हित की बात करते थे। जब कांग्रेस में आए थे तो हम सब लोगों ने उनको स्वागत किया था। चुनाव में परिणाम विपरीत आने के बाद तत्काल इस प्रकार के कदम से ऐसा लगता है कि कोई प्लान के तहत कांग्रेस में आए थे और प्लान कंप्लीट हुआ तो फिर अगले प्लान के लिए ये वापसी की तैयारी में है। तो आप लोग जब लेके आए तो क्या इस बात पर आप लोग चिंतन कर पाए थे कि बहुत बड़े पैमाने पे नेता उस समय प्रवेश कर रहे थे, कांग्रेस का माहौल दिख रहा था, तो कोई भारतीय जनता पार्टी का एजेंट ना आ जाए जो सीक्रेट प्लान को आप लोगों का जान न ले, इस बात को आप लोग विवेचना कर पाए थे क्या? देखिए, चुनाव से ठीक पहले इस प्रकार की स्थिति बनती है कि कुछ लोग इस दल से उस दल में और उस दल से इस दल में आते जाते रहते हैं और राजनीतिक पार्टी भी सभी लोगों को स्वागत करती है, अपने में शामिल करती है। उसी का एक हिस्सा था। किसी को अंदेशा नहीं था कि इस प्रकार से कदम उठाएंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि प्लान 2023 के लिए आए थे, कंप्लीट हुआ और 2024 के लिए जो है वो नेक्स्ट प्लान के लिए वापस जाने की तैयारी में है। तो एक कदम उठा दे इसकी अंदेशा नहीं होती और कहीं ना कहीं सबसे संवाद का जो क्रम है पार्टी में लगातार जारी। लेकिन बड़ा बयान अमरजीत भगत ने दिया कि सीक्रेट प्लान के तहत नंदकुमार साय आए थे और उनका प्लान पूरा हुआ और वे अब कांग्रेस छोड़कर जा चुके हैं। कैमरामैन इकराम कुरैशी के साथ गौरव शर्मा, INS 24/7 रायपुर। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने के बाद एक बार फिर किसानों की आत्महत्या को लेकर सियासत गर्म हो गई है। नारायणपुर में किसान हीरू
बढ़ई की आत्महत्या मामले में सदन गर्म नजर आई और आखिर क्यों गरमाई है इसे लेकर सियासत, क्या कहते हैं इसे लेकर जिम्मेदार, देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर गांव में किसान हीरू बढ़ई ने आत्महत्या कर ली थी। दावा किया गया कि कर्ज के बोझ तले दबे होने की वजह से किसान ने आत्महत्या की। यही वजह है कि इसे लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस कर्ज माफी को लेकर भाजपा और उसके नेताओं से जवाब मांग रही है, तो वही किसान आत्महत्या समेत अन्य मुद्दों को लेकर भाजपा भी कांग्रेस पर तीखा पलटवार करती नजर आ रही है। विधानसभा में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन के अभिभाषण के बीच ही किसान की आत्महत्या को लेकर बवाल मचा। विपक्षी सदस्यों ने अभिभाषण के बीच व्यवधान उत्पन्न कर आत्महत्या पर जवाब मांगा। सदन के बाहर भी किसान की आत्महत्या को लेकर विपक्षी सदस्यों ने सत्ता पक्ष पर आरोप लगाए। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सरकार पूरी तरह से कंफ्यूज है। अलग अलग नेताओं के कर्ज माफी को लेकर अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। वहीं पूर्व मंत्री उमेश पटेल ने कहा, कांग्रेस की सरकार ने नक्सलवाद और किसानों की आत्महत्या को रोकने के लिए काम किया, लेकिन ये सरकार इन दोनों विषयों पर नियंत्रण नहीं कर पा रही है। वहीं पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने दोहराया कि भाजपा सरकार मोदी जी की हर गारंटी को पूरा करेगी। 2 साल के बकाया बोनस का है, उसमें ब्याज वगैरह पता नहीं, तो कितना मिलेगा, क्या मिलेगा। और 3100 रुपया के बारे में प्रति क्विंटल खरीदने के बाद मुख्यमंत्री जी अलग कहते हैं, उप मुख्यमंत्री जी अलग कहते हैं। ऋण माफी के बारे में उप मुख्यमंत्री के बयान कुछ और है, दूसरे का कुछ और है। आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार थी, तब इस 5 साल में हमने 2 चीज़ों पे रोक लगा दी थी। एक, किसानों ने आत्महत्या नहीं की, और दूसरा, नक्सली घटनाओं पे बहुत कमी ला दी थी। लेकिन जैसे ही सरकार बदली है, ये दोनों किसान की आत्महत्या एक अभी हमें समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला है। हमारी जांच टीम भी वहाँ गई थी, उन्होंने अपना रिपोर्ट सबमिट किया है, और ये आत्महत्या जो हुआ है, उनके घर वालों से बात करने पर पता चलता है कि कर्ज के कारण हुआ है। मुख्यमंत्री जी ने बोल दिया, जो हमने वादा किया 2100 रुपए में धान खरीदा जाएगा, और आज बजट में आ गया है। अरे मुख्यमंत्री जी, उमेश पटेल जी मंत्री रहे हैं, क्या बिना बजट के प्रोविजन के कोई काम होता है क्या? कांग्रेस के लोग तो बिना बजट के प्रोविजन के मुख्यमंत्री जी घोषणाओं पे घोषणा, 1 लाख करोड़ की घोषणाएं हैं भूपेश बघेल की, जिसके लिए बजट में कोई प्रोविजन नहीं था, और जिसका उन्होंने उद्घाटन कर दिया, शिलान्यास कर दिया। बीजेपी की सरकार जो भी काम करेगी वो नियम कायदे कानून से करेगी, बजट में प्रोविजन करके करेगी। भूपेश बघेल जी के जैसे ढपोल संख नहीं होगा। किसान की आत्महत्या को लेकर सदन गर्म है। लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी तीर भी चल रहे हैं। ऐसे में सियासी जंग से इतर किसानों को लेकर किया गया वादा कब पूरा होगा, इस पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई है। गौरव शर्मा, INS 24/7, रायपुर। इधर मनिंदरगढ़ में पूर्व विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल गिरफ्तार हुए हैं। पूर्व विधायक की पत्नी मेयर कंचन जायसवाल भी गिरफ्तार हुई हैं। दोनों के थाने में जाकर गिरफ्तारी दे दी है और 2021 में ट्रेनों के बंद होने को लेकर आंदोलन किया था। आंदोलन पर जीआरपी पुलिस ने मामला दर्ज किया था। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए INS 24/7। नमस्कार।